तो हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15, जो कि अंतिम पेपर है आपका मेजर का। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा बीकॉम सेमेस्टर 6। केवल एक पेपर बचेगा, माइनर पे वोकेशनल पेपर। वो क्या है आप कमेंट में बता दीजिएगा हमको, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, मेजर पेपर 15 में मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। कॉमर्स में पढ़ना है, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर भी आपको ये काम देगा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आरयू और एनटीयू के काम में आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। सेकेंड है आपका डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मांग और पूर्ति जिसको बोलते हैं। फिर आपको पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि उत्पादन और लागत का मूल्यांकन करना है, एनालिसिस करना है। फिर आपको इसमें है प्रोडक्शन एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एनालिसिस, बाजार का विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। विश्लेषण ही ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा हिंदी में। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, रोजगार के बारे में, जो कि भारत में बिल्कुल ही लगभग ख़त्म होने वाला है। एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि निवेश के बारे में। और यूनिट 6 से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको जीएसटी और नीति आयोग वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले, ठीक है। तो अंतिम पेपर है। जो लोग ऐप को इंस्टॉल किए हैं बहुत अच्छी बात, नहीं किए हैं तो करना है या ना करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि मैं बता दूं 60 रुपया का कोर्स है, इसमें आपको 4 साल का कोर्स मिलता है, ठीक। मेजर पेपर से सॉरी सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 का भी यहीं पे आपको मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। और ये सारा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग नहीं ये खरीदेंगे, चलिए वो आपकी मर्जी है भाई। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग प्रबंधक के निर्णय लेने में किया जाता है। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वह इकोनॉमिक्स है, यानी कि वह स्टडी है जिसके माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट के सिद्धांत में डिसीजन लेने के योग्य बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, इसका स्वभाव व्यवहारिक है, अनुपयुक्त है, ठीक है। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट अगला आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। तो देखिए इसका स्वभाव व्यवहारिक है, यानी कि जो आपको रियल जीवन में काम आता है, वास्तविक जीवन में काम आने वाला है। अनुप्रयुक्त है, ठीक, जो आप रियल लाइफ में प्रयोग कीजिएगा। और निर्णय योगमुख है, यानी कि जिसमें आप डिसीजन मेकिंग का क्षमता आप में बढ़ता है, ठीक है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और इस पेपर का उद्देश्य भी यही है ताकि आप जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में योग्य बने। अगला है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। तो इसमें आप मांग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आपको मांग का नियम, लागत का नियम, मूल्य, उत्पादन और लाभ से संबंधित ज्ञान देता है, जिसमें आप विश्लेषण करना शामिल है, ठीक है। अवसर लागत क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अवसर लागत किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़ गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रबंधक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसका रिलेशन अकाउंटेंसी से इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी से इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, मैथ से है, मैनेजमेंट से है, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अब बोलिएगा यार कॉमर्स में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसका संबंध है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आपको मालूम है, पढ़े होंगे क्लास 12 में अगर आप इकोनॉमिक्स रखे होंगे तो मांग फलन क्या है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। तो मांग फलन कीमत और मांग की मात्रा के बीच का संबंध है। ये जो कीमत रहता है कॉस्ट एंड मांग की मात्रा, कितना किलो, 5 किलो अफीम चाहिए, 5 किलो चरस गांजा चाहिए, ठीक है। मांग की कीमत 5,000 रुपया पर किलो के हिसाब से, ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है, उनके बीच में जो संबंध रहता है, सॉरी डिफरेंस बोलता हूँ, रिलेशन रहता है, उसको मांग फलन कहते हैं। मांग का नियम क्या कहता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। कीमत बढ़ने पर मांग घटता है,
अगर कीमत बढ़ जाएगा 25,000 रुपया किलो चरस गांजा अब बिकेगा। ठीक है, तो मांग घट जाएगा, बोले यार इतना महंगा तो चरस गांजा नहीं खा पाएंगे, चलिए। हालांकि इसको नहीं खाना चाहिए, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं भाई मत पियो, ठीक है। चलिए, हालांकि मेरे कहने से थोड़ी हो आप लोग रोकने वाले हैं ना। कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर फिर मांग बढ़ जाती है। जैसे अंडा हो गया 4 रुपये पीस, अब पूरा अंडा का दाम खाएगा, अरे दिन रात खाओ अंडा यार। मुर्गा हो जाएगा 200 रुपया किलो तो पूरा खाएगा, वही मुर्गा 600 रुपये किलो हो जाएगा तो फिर आदमी खाना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हो जाता है, जैसे अगर प्याज हो जाता है, चाहे बिलाती हो जाता है टमाटर 80 रुपये किलो, तो आदमी थोड़ा कम खर्च करता है। वहीं 10 रुपये किलो बिलाती है तो कोई पूछने नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 1 किलो ला के फेंका है, बकरी भी खा रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पे 80 रुपया रहेगा तो 4 गो टमाटर दे दीजिएगा सब्जी में, तो बोलेगा है 4 गो टमाटर दे दिया, एगो दो एगो एगो। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी को बड़ा फॉर्म में आपको सोचना है, मार्केट के फॉर्म में। मांग की लोच क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। तो कीमत में जो परिवर्तन हुआ डिफरेंट 20 से 80 हो गया, ठीक। तो मांग में होने वाला परिवर्तन, अब मांग क्या है, थोड़ा सा कम रहेगा। जब रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मांग थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये मांग की लोच कहलाता है। लेकिन हर जगह ये रूल फॉलो नहीं करता है, आपको मालूम है। जैसे कि मेडिसिन में चाहे मांग कितना भी हो, आपको जो रेट है, महंगा हो चाहे सस्ता हो, वो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पे इसको क्या बोलेंगे कि आप कम नहीं कर पाएंगे, जैसे नमक, ठीक है। हालांकि नमक पर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। चलिए, मांग पूर्वानुमान क्या है, व्हाट इज डिमांड फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है। यानी कि भविष्य में होने वाली मांग का अनुमान लगाने की प्रयोग को अनुमान कहते हैं, मांग पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में लैपटॉप और मोबाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा आजकल जो जन्म लिया है, मोबाइल चाहिए उसको, यानी कि उसका सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है। आपूर्ति का नियम क्या कहता है, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है, ठीक। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि जब कीमत बढ़ जाएगा तो उसका आपूर्ति बढ़ जाता है, और कीमत घटने पर आपूर्ति घट जाती है। जस्ट उल्टा, कीमत घट गया तो आपूर्ति भी घट गई, सप्लाई भी घट गया, ठीक है। ये आपूर्ति का नियम कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई। तीसरा यूनिट आता है हमारा उत्पादन फलन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट के बीच की टेक्निक है, इसके संबंध को दर्शाता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अल्पकाल में, यानी कि शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में एक कारक को बदलने से उत्पादन के पहले बढ़ता है। और एक मिनट, बाहर में हल्ला करता हूँ तो मेरा माइंड। चलिए, तो कहाँ पे थे कि शॉर्ट टाइम में जब कोई फैक्टर चेंज हो जाता है, कोई भी फैक्टर, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है, तो कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो गया तो पहले उत्पादन जो है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर बाद में प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक, लेकिन शॉर्ट टाइम में मान लीजिए उस मैगी का जो है, पता चला कि मैगी में कुछ मिलावट आ गया है, तो उत्पादन तो बढ़ा था लेकिन फिर शॉर्ट टाइम में घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सम उत्पाद वक्र क्या है, व्हाट इज आइसो क्वांट। यह समान उत्पादन स्तर को दर्शाने वाला वक्र होता है, सम उत्पादन वक्र। नेक्स्ट आता है लागत क्या है, व्हाट इज कॉस्ट। तो लागत क्या है, उत्पादन में किए गए कुल व्यय को लागत कहते हैं। उत्पादन में किए गए कुल व्यय को, जितना खर्चा होता है उसको लागत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है अल्पकालीन लागत क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग रन करते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रन कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म, सॉरी, व्हाट इज शॉर्ट रन कॉस्ट। तो अल्पकाल में उत्पादन में, शॉर्ट टाइम में जो प्रोडक्शन होता है, और वह जिसमें लागत कुल कारक स्थिर रहते हैं, ठीक है। लागत का जो है कुछ ही मात्र, कुछ ही फैक्ट जो है, आज बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। अब मेरा दिमाग ना खसक गया है। आप लोग देख लीजिए, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक। आज मूड में भी नहीं हूँ बनाने का, लेकिन क्या करूँ, माथा दर्द कर रहा है ऊपर से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है,
व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। वह बाजार जहाँ अनेक खरीदार होते हैं और विक्रेता भी होते हैं, अनेक सेलर भी होते हैं, अनेक बायर भी होते हैं, ठीक है, और एक समान कीमतें होती हैं, जैसे कि मेडिकल का शॉप, ठीक है, कहीं हॉस्पिटल के बगल में रहता है ना, अनेक खरीदने वाले हैं, अनेक बेचने वाले हैं और सभी का दाम सेम है। नेक्स्ट, एकाधिकार बाजार क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, वह बाजार जहाँ केवल एक ही विक्रेता होता है और मार्केट में किसी को बेचने भी नहीं देता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल बता दीजिए, सपोज दैट आपके एरिया में अभी तक मोबाइल दुकान एक ही गो है, ठीक है, उसी का सेल होता है, दूसरा कोई लगने नहीं देता है किसी को, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। चलिए, या फिर आपके एरिया में किसी एक ही को शोरूम है तो वहाँ पे उसकी मोनोपोली चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्य विभेदन क्या है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचने की नीति को मूल्य विभेदन कहते हैं, कि भाई हमसे 5 रुपया लिया तो मुझसे 7 रुपया लिया, मोलभाव किया जाता है ना बाजार में, और बाजार में ये अक्सर देखा जाता है, ठीक है, कि एक ही गंजी को हम लिए हैं 120 रुपया में और उससे ले लिया 200 रुपया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अल्पाधिकार क्या है, व्हाट इज ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली क्या है, अल्प अधिकार, यानी कि जहाँ पे आपका बहुत कम अधिकार रहता है, वह बाजार जहाँ कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं, नाम मात्र के बड़े विक्रेता होते हैं, बाकी वहाँ पे सब छोटा छोटा विक्रेता होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होता है, एकाधिकारात्मक मतलब मेरा अकेले का अधिकार, ठीक है, कंपटीशन, तो व्हाट इज मोनोपोलिटिक कंपटीशन, वह बाजार जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं पर उत्पादन भिन्न होता है, ठीक है, वह बाजार जिसमें अनेक विक्रेता हैं, बहुत सारे सेलर हैं, लेकिन उत्पादन जो है सबका अलग अलग है, कोई रखा है ए क्वालिटी का, कोई बी क्वालिटी का, कोई सी क्वालिटी का, कोई डी क्वालिटी का, ठीक है। तो एकाधिकार है, सबका एक अपना अपना है, ठीक है। कोई मान लीजिए जूता का ही दुकान है तो कोई एडिडास का रखता है, कोई नाइक का रखता है, कोई शूज अलग अलग रख रहा है हर कोई, ठीक है, कोई प्रोफेशनल शूज़ रख रहा है, चलिए, तो कोई सेगा का रख रहा है, कोई स्पॉट का रख रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो एक वर्ष में देश द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, और राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ओके, तो दिस इज अ नेशनल इनकम, ठीक है, सॉरी नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय मापन की विधि कौन सी है, तो उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड है, दूसरा है आपका आय विधि इनकम मेथड है, और तीसरा है व्यय विधि यानी कि आपका एक्सपेंशन मेथड है। नेक्स्ट, अगला जाता है कैंसी, जेम्स कैंसी जो है एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो जेम्स कैंसी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जो कैंसी हैं ये आय, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित थ्योरी दिए हैं, ठीक है। रोजगार क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखिए एम्प्लॉयमेंट उत्पादन कार्यों में श्रम का उपयोग, रोजगार का उत्पादन कार्यों में यानी कि प्रोडक्शन के काम में, सपोज दैट आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं कपड़ा का, ठीक है, कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन कार्य में श्रम का उपयोग रोजगार कहलाता है। रोजगार क्या है, सिंपल है कि भाई जो भी चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें काम कर रहा है तो वही रोजगार कहलाएगा। रोजगार क्या है कि किसी जगह पे जो उत्पादन का काम चल रहा है वहाँ पे किसी श्रमिक का या किसी व्यक्ति का काम करना ही रोजगार कहलाता है, बदले में उसको उसके एवज में मूल्य दिया जाता है, ठीक है, रुपये दिए जाते हैं, 250, 350, 600, 800 जो भी रहता है, दैनिक हो सकता है, वह मूल्य जो है दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, या फिर आपका महीने के हो सकता है जिसको सैलरी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पैकेज हो सकता है, एनुअली पैकेज हो सकता है, सालाना। निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो पूंजी निर्माण में किया गया व्यय निवेश कहलाता है, ओके। पूंजी के निर्माण में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसी को आप निवेश कहते हैं। सपोज दैट आप एक गैराज खोल रहे हैं, ठीक है, अपना जनता गैराज जो भी खोल रहे हैं, तो पूंजी निर्माण में किया गया व्यय, तो आप जितना भी रुपया व्यय करेंगे वो आपका निवेश कहलाएगा। व्यापार चक्र क्या है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, देखिए आर्थिक गतिविधि में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं, ओके। तो व्यापार चक्र क्या होता है, आर्थिक गतिविधि में होने वाला उतार चढ़ाव, कभी 5,000 का हो गया इनकम, ठीक, और
फिर कभी कभी होता है कि एकदम 200 रुपया का ही बिक्री होता है ना। दुकान में कभी कभी रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, कभी कभी 200 रुपया का कभी बोनियो नहीं होता है। तो यही होता है व्यापार चक्र में, उतार चढ़ाव जो होता है इसी को व्यापार चक्र कहते हैं। तो बोला जाता है कि आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है ना। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में, ठीक है, जनरल वैल्यू, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये इन्फ्लेशन समझें, इसका सीधा मतलब है कि लगातार जो है दाम बढ़ने लगता है। हम लोग बोलते हैं ना महंगाई आसमान को छू रही है, बस कि सामान्य मूल्य स्तर में जो उसका रेट रहता है उसका रेगुलर निरंतर बढ़ना हो। जैसे कि तेल देखिए, आज 50 रुपये से था, बढ़ बढ़ के आज 200 रुपये किलो हो गया करवा तेल। करवा तेल। तो एक लड़का हमको पूछता है, ठीक है, कि तुम्हारा सबसे फेवरेट मेकअप सामान क्या है जिसको तुम डेली यूज करता है। तो हम बोले मेरा ही नहीं, पूरा बॉयज़ जाति का। गर्ल्स का 1000 गो मेकअप का सामान है और बॉयज़ का केवल एक ही मेकअप का सामान है, करवा तेल, ठीक है। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। तो बॉयज़ का सिंपल एक ही है, बस सरसों का तेल लगाओ बाल में, ठीक है, बॉडी में लगाओ सरसों का तेल, हो गया हम लोग का मेकअप ना, बाल उल झाड़ लीजिए, चलिए। तो बॉयज़ का सबसे बड़ा मेकअप सामान है कड़वा तेल। आगे देख लेते हैं। और गर्ल्स का बहुत क्या 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 होता है यार, मुझे तो मालूम ही नहीं है। आईब्रो ना क्या बोलते हैं उसको, आई लाइनर, लिपस्टिक, और क्या क्या होता है, मैं 2 ही चीज़ जानता हूँ। नेक्स्ट, लिप्स वर्क क्या दर्शाता है। तो फिलिप्स जो वर्क है, व्हाट डज फिलिप्स कर्व शो। ये जो सॉरी वर्क में बोला, वक्र, ठीक है, मुझे डिसलेक्सिया है, थोड़ा थोड़ा लगता है क्योंकि मैं कभी कभी वर्ड को इधर का उधर पढ़ देता हूँ। तो फिलिप्स वक्र क्या बोलता है, फिलिप्स जो वक्र है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि मुद्रास्फीति आपको मालूम है, लगातार दाम में वृद्धि, इन्फ्लेशन, लगातार दाम में वृद्धि हो रहा है, उसको मुद्रास्फीति। और बेरोजगारी क्या है कि आप इच्छुक हैं काम करने के और आपको काम मिल रहा है लेकिन वैसा काम नहीं मिल रहा है जिसमें आप इच्छुक हैं, आपको जैसा काम पसंद है। यह व्यक्ति काम करने के इच्छुक होने के बाद भी उसको मनचाहा काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी का भी बहुत सारा प्रकार है और इस दुनिया में आप ये मत सोचिएगा कि मेरा मनपसंद काम मिल ही जाएगा, बहुत कम संभावना है कि आपको अपना मनपसंद काम मिल जाए, ठीक है। मनपसंद काम आजकल नहीं मिलता है तो भाई बेरोजगारी बढ़ ही जाएगा। तो मनपसंद काम खोजते रहिएगा तो बेरोजगार बन जाएगा, जो भी काम मिलता है उसी में मन लगाना शुरू कर दीजिए। 2 गो होता है ना नियम कि जिस अगर कोई प्यारा है तो उसे पाना सीख लो, और नहीं तो जो प्यार मिला है उसी को पसंद करना सीख लो। सेम आपको वर्क लाइफ में भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन क्या है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो मंदी और मुद्रास्फीति की एक साथ स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मंदी मतलब मार्केट ठप हो जाना और मुद्रास्फीति मतलब लगातार दाम बढ़ रहा है। जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नीति आयोग आ जाइए। तो नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भारत सरकार की एक निर्माण संस्था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं देश के वर्तमान पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ का नाम भी, तो सीईओ हैं आपके सुमन बेरी, ठीक है। और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। नीति आयोग का जो स्थान लिया, मतलब नीति आयोग के स्थान में पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, आपको मालूम होगा अच्छे से। 5 ईयर प्लान चलता था, 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर जो प्लान चलता था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। आज लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया नीति आयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो है, प्रबंधक की अर्थशास्त्र की परिभाषा, स्वभाव एवं क्षेत्र का वर्णन करें। डिफाइन या एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, तो प्रबंधक की अर्थशास्त्र वह विषय है जो आर्थिक सिद्धांतों और विश्लेषणात्मक उपकरणों का प्रयोग
व्यावसायिक निर्णय लेने में करता है। सिंपल सा इसका मेन मोटिव है कि बिजनेस के जितना भी मैनेजमेंट का वर्क होता है इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप में विकसित करना। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की अन्य विषयों से संबंध क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अकाउंटेंसी के साथ इसका संबंध है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ है, मैथ के साथ है, मैनेजमेंट साइंस के साथ है इसका संबंध। नेक्स्ट आता है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का व्यावसायिक निर्णय में महत्व समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। तो बिजनेस डिसीजन में क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है ये बताना है। यूनिट 2 से क्वेश्चन आ जाता है, मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, और इसके अपवाद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मांग का नियम कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, जैसे कि मेडिसिन हो गए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व बताइए। वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्त, एक टीचर कितना सब्जेक्ट पढ़ाएगा बताइए। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, मेरा ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस और साइड पेपर है हिस्ट्री। फिर भी मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ और आपको डिस्कस करने की थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाऊँगा और आपको अच्छे से, मतलब आपके जितना तो टैलेंटेड नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में। इसलिए एक स्टूडेंट मतलब एज अ सब्जेक्ट टीचर, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, और मुझे सब कुछ कवर करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी पकड़ उतनी नहीं बन पाएगी जितनी कि हर एक स्पेशलिस्ट के अंदर होती है। और इतना कवर पाना हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, हर यूनिवर्सिटी का पढ़ाना यार, और एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना बल्कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना। ठीक है, तो इट्स अ रियल चैलेंजिंग वर्क हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आप मतलब पूर्वाग्रह मत रखिएगा कि आपको तो कुछ नहीं आता है। वास्तव में आप समझ सकते होंगे मेरी कंडीशन, मेरी स्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो मांग पूर्वानुमान क्या है, इसकी प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा की अवधारणा समझाना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है, लागत के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है, कौन कौन से लागत के प्रकार होते हैं ये बताना है। यूनिट 4 आ जाता है फिर कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं समझाइए। ओके, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली जहाँ पे चलती है और इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है ये बताना है एकाधिकार बाजार की। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता समझाना है आपको, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इनकम क्या है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे बताना है इसका इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इनकम का। नेक्स्ट, केंसी का सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि केंसी सिद्धांत के अनुसार रोजगार निर्धारण की व्याख्या करें। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, निवेश की अवधारणा और महत्व समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे देख लेते हैं, व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है, एक्सप्लेन द फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अगला आ जाता है, मुद्रास्फीति के कारणों और स्वभाव की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द कोज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन आ सकता है तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। नीति आयोग और जीएसटी का संक्षिप्त परिचय दें। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, की परिभाषा देना है। स्वभाव यानी कि नेचर, ठीक है, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करें, एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 2 अब आता है, प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन है। मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, फिर आपको इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं वो बताने हैं, अपवाद, तथा व्यावसायिक महत्व की विस्तार से आपको व्याख्या करना है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, मांग की लोच की अवधारणा, प्रकार, मापन तथा व्यावसायिक महत्व की विस्तार से व्याख्या करें। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व और सीमाएं बताइए।
आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, उत्पादन में सम उत्पादन वक्र तथा सम लागत रेखा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और उत्पादन संतुलन को समझाइए। फिर यूनिट 4 आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन और एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली, इनमें क्या संबंध है। हो सकता है पूछ ले डिफरेंट बताइए, ठीक है। तो डिफरेंट भी आ सकता है और इनके बीच में रिलेशन भी आ सकता है, ठीक है, और दोनों का डेफिनेशन भी आ सकता है। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता और मूल्य कठोर व्याख्या करना है आपको, क्यों इनका मूल्य कठोर होता है। नेशनल आय की अवधारणा, मापन की विधियां तथा इसके महत्व की विस्तार से व्याख्या करें। 48 पेज का पीडीएफ है, इसी में सारा सिलेबस को कवर किया गया है। केंसी का जो सिद्धांत है उनके अनुसार आय रोजगार निर्धारण प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। और अब आता है यूनिट 6 जिसमें व्यापार चक्र, ठीक है, यानी कि बिजनेस साइकिल के बारे में बताना है और विभिन्न चरणों तथा प्रबंधन के उपायों की विस्तार से व्याख्या करना है। नेक्स्ट आ जाता है मुद्रास्फीति की अवधारणा, कारण प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों की विस्तार से व्याख्या करें। ओके, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है, जो लोग नहीं इंस्टॉल किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 60 रुपये का कोर्स है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू पलामू का, दोनों का सेम है। बाय दोस्तों, जोहार। और देखिए शाम को मैं भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सेमेस्टर 6 का किस तरह से आपका मार्कशीट आएगा, ओके, इसके बारे में मैं बताऊँगा।